तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा लग रहा होगा आपको कि कहीं भारत नहीं कहीं बाहर का मामला है, ये एकदम विदेश विदेश जैसा लग रहा होगा आपको, ग्रीनरी और ये अच्छी अच्छी इमारतें, लेकिन ये दोस्तों भारत का ही है। भारत में संसद भवन जिसको आप देखते हैं, ये संसद भवन का नजारा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए ये जो आप बिल्डिंग अभी देख रहे थे, इमारतें देख रहे थे, इन इमारतों में आप देखेंगे तो ये नई संसद है। ये क्या है? नई संसद, जिसको आप जान चुके हैं पहले ही, नई संसद है। ये पुरानी संसद अपनी गोल वाली, ये त्रिभुजाकार है नई संसद, पुरानी वाली गोल थी। ये नॉर्थ ब्लॉक है, ये साउथ ब्लॉक है। नई संसद की अटैच्ड बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से ये बिल्डिंग अटैच्ड है, ये वाली। और ये राष्ट्रपति भवन है। ये कौन है? राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, 18 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र जो है वो होने वाला है। 18 जुलाई यानी कि आज से, आज दिन कौन सा है? सोमवार है। और सोमवार से और कब तक होने वाली है? 12 अगस्त तक ये संसद का मानसून सत्र चलने वाला है। आप एक बेसिक बात जानते हैं, बहुत बचपन में पढ़े होंगे कि सर जो है संसद के मिनिमम 2 सत्र, मैक्सिमम 3 सत्र हो सकते हैं। 2 सत्रों के बीच में जो अवधि है वो 6 महीने से ज्यादा ना हो, इन बातों को आप जानते हैं पहले ही। तो उन्हीं में से एक जो सत्र है जिसको मानसून सत्र कह रहे हैं, उसका आयोजन होने वाला है। ऐसे आपको एक बात पता है कि जो बजट सत्र होता है वो सबसे बड़ा सत्र माना जाता है व्यवहारिक रूप में। लेकिन यहाँ हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, आज से मानसून सत्र का आगाज होने वाला है। आज हम इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस समय पर ये जो जब चर्चा में आया तब वो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय बैठक यानी शब्द में ही नहीं है कि सभी दलों की बैठक बुलाई गई थी। सभी दलों की बैठक क्यों बुलाई गई थी? क्या कोई दावत वावत थी? क्या था मामला? तो सभी दलों की बैठक पहले इसलिए बुलाई जाती है कि भाई देखिए, आगामी 1 या 2 दिन में संसद का जो सदन चलने वाला है उसमें शांति बनाए रखें, कोई लड़ाई झगड़ा न करे, कोई एक दूसरे को जूता वूता फेंक करके ना मारे, कोई एक दूसरे के लिए अपशब्दों का प्रयोग ना करे, कोई जो है किसी को धमकी ना दे, बाहर देख लूंगा, चल बाहर देखूंगा, जानता नहीं है ना मुझे। अभी संसद में इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, ऐसी गतिविधियां ना हो, इसके लिए सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। अब दोस्तों, सर्वदलीय बैठक का मतलब यहाँ पर एक दल तो सत्ताधारी होगा, दूसरा दल प्रमुख वो विपक्षी दल होगा। तो प्रमुख विपक्षी दल, अब तक की जो परंपरा बनी आई है वो ये है कि सत्ताधारी दल पर सत्र की आगाज से पहले, सत्र की शुरुआत से पहले कुछ न कुछ आरोप लगाता है। अब अपने श्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी उर्फ ताऊ जी जो है यहाँ इस सत्र में नहीं पहुंचे, तो कांग्रेस वाले जो उनके विपक्षी हैं उनको मौका मिल गया। बोले कि जो है मोदी जी जो है शामिल होने वाले हैं और इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, और शामिल होना चाहिए था उनको, उन्होंने ये तिरस्कार किया है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोग सेशन को एक बार शेयर करें। बहरहाल कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा कि पीएम का ये रवैया जो है वो असंसदीय है। यानी संसद के लिए एक संसदीय रवैया होता है कि हम संसद के कार्यक्रम के लिए अपने हित और अपनी सोच दोनों को मिला करके रखें। लेकिन मोदी जी शामिल नहीं हुए, शरीक नहीं हुए। इसी बात पर कांग्रेसी प्रतिनिधित्वकर्ताओं ने कह दिया कि भैया ये असंसदीय रवैया है। मानसून सत्र के पहले जो बुलाई गई मीटिंग थी उसमें वास्तव में मोदी जी शामिल नहीं हुए और सोमवार से सत्र शुरू हो जाएगा। इस बात पर जो है दिक्कत हो रही है। मानसून सत्र को बिना हंगामे के चलाने के लिए रविवार को संसद के एनेक्सी भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। एक एनेक्सी भवन है, संसद भवन के अंदर ही एनेक्सी भवन है, जहां पर इस तरीके की मीटिंग वार्तालाप होते रहते हैं। बहरहाल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की चर्चाएं थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे। कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। पार्टी ने कहा प्रधानमंत्री का ये रवैया असंसदीय। जान गए आप। सर्वदलीय बैठक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे थे, अन्ना द्रमुक सांसद डॉक्टर एम थम्बीदुरई एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुत ही सक्रिय व्यक्ति, नाम याद रखिएगा, अन्ना द्रमुक सांसद डॉक्टर एम थम्बीदुरई। तो प्रहलाद जोशी और डॉक्टर एम थम्बीदुरई, वाईएसआरसीपी सांसद विजय साई रेड्डी, टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और अपना दल की सांसद सुप्रिया पटेल संसद एनेक्सी भवन पहुंचे। ये प्रमुख व्यक्ति थे। ये मानसून सत्र इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि इस सत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। यानी ये जो सत्र चलेगा, इस सत्र के बीच में ही लगभग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के 2 चुनाव होने वाले हैं, जो भारतीय राजनीति में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाले हैं, ध्यान आकृष्ट करने वाले 2 चुनाव होने वाले हैं। ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को संपन्न होने वाले हैं, आपको पता है। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन कौन आ गए हैं एनडीए की तरफ से, यूपीए की तरफ से, आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके, क्योंकि मैं आपको एक दिन पहले ये पढ़ा चुका हूं। जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होंगे। कितने? 6 अगस्त को। तो उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, आज बता दूंगा। राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल जो है वो 24 जुलाई को समाप्त होगा। 18 जुलाई को चुनाव होगा, 24 जुलाई को कोविंद जी का, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल समाप्त होगा। 24 के बाद 10 अगस्त को जो है उपराष्ट्रपति नायडू जी का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सब स्टेट वाइज। इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी है। यानी जब मानसून सत्र चलेगा तो सत्र में कौन किसको किस मुद्दे पर घेरेगा, ये बड़ी बात होती है। तो ये बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है। सत्र के दौरान विपक्ष जो है महंगाई पर घेरेगा कि मोदी जी आप जो है सत्ता में नहीं थे, उससे पहले कहते थे कि हम जो है इतना कर देंगे, उतना कर देंगे, अब कितना कर दिए, थोड़ा सा हमको हिसाब तो दो, है ना। ये कहने की शायद कोशिश करेगा विपक्ष। अर्थव्यवस्था पर बात की जाएगी कि भैया अर्थव्यवस्था हम जो है कहां देखना चाह रहे थे, क्या हो गया है और आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सारी बातों पर डिस्कशन चलेगा। और एलओसी पर चीनी घुसपैठ, एलओसी पर चीन की घुसपैठ जो हुई है उसके लिए जवाब दीजिए। और ईडी का दुरुपयोग, जो ईडी है आप कहते हैं क्या कहते हैं उसको, निर्देशालय, कौन सा निर्देशालय होता है?
प्रवर्तन निर्देशालय ईडी, इसका दुरुपयोग सेना की नई भर्ती स्कीम, अग्निपथ भर्ती योजना और डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत और बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे, इन पर मानसून सत्र के दौरान सरकार को विपक्ष जो वो घेरेगा और पूरी तरह से नस्ते नाबूद करने का प्रयास करेगा इस मानसून सत्र के दौरान। तो ये चीजें बहुत चर्चा में रहने वाली हैं। खास करके कौन सी चीजें ज्यादा चर्चा में रहने वाली हैं? सेना की भर्ती स्कीम, अग्निपथ योजना, ये सबसे ज्यादा उठेगा क्योंकि ये इमोशनल इशू है, भावनात्मक मुद्दा है और विपक्ष हमेशा ही भावनात्मक मुद्दे को ही उठाना चाहेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे इन बिलों पर हो सकता है फैसला। कौन कौन से बिल हैं जो पेंडिंग थे पहले, जिन पर फैसला हो सकता है? तो एक बिल आप देख रहे हैं, द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 को लोकसभा में लंबित है। ये लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन पास नहीं हो पाया था, इसलिए ये अभी पहले लोकसभा से पास होगा, देन राज्यसभा से ये पास हो सकता है या जो भी राज्यसभा अपनी प्रतिक्रिया दे। और एक अगला बिल जो है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल 2019, लोकसभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया था और अब इसे राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। तो दूसरा बिल इस मानसून सत्र के दौरान ये पेश किया जाएगा राज्यसभा में। अगली बात जो हम कर रहे हैं वो सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 को लेकर लोकसभा ने ये बिल जो है विधेयक जो है वो पारित कर दिया और इसे राज्यसभा से पारित किया जाना बाकी है। तो तीसरा ये है, इस पे चर्चा होगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत बड़े बड़े स्तर पर चर्चा में आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि लोकसभा ने पारित कर दिए हैं, राज्यसभा यदि पारित कर देती है और राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर कर देते हैं तब ये कानून बन जाएंगे और जब कानून बन जाएंगे, नए कानून बन जाएंगे तो यूपीएससी के लिए नया कानून मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का क्षेत्र। इसलिए ये कानून जो है इन पर आपको अभी से निगरानी रखनी है। क्या चल रहा है मामला, कैसे पास हुए हैं, कौन कौन से प्रोविजन है। जब पास हो जाएंगे तब मैं प्रोविजन भी पढ़ाऊंगा इनके क्या है प्रोविजन, लेकिन अभी से ध्यान आपको रखना है। यूपीएससी ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 ये लोकसभा में लंबित है। समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2019 और राष्ट्रीय डंपिंग रोधी विधेयक 2021 भी लोकसभा में लंबित है। तो कई सारे विधेयक ऐसे हैं जो अभी लोकसभा में पेंडिंग है। अब लोकसभा से पहले पास होंगे, देन राज्यसभा से पास होंगे, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए यदि आवश्यकता है तो वहां भी जाएंगे और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाएंगे। ठीक है, ये बात आप जानते हैं और उसके बाद ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व के, बहुत ज्यादा चर्चा के विषय बन जाएंगे। ठीक बात है भाई। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है मीटिंग होने वाली थी इस जगह पर और यहीं से जो है मानसून सत्र का आगाज किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ओम बिरला साहब हैं, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, तो यहाँ से आगाज होगा। अब अंग्रेजी वाले जो लोग हैं वो देखिए 24 बिल्स लिस्टेड फॉर इंट्रोडक्शन इन मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी 24 बिल ऐसे लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध किए गए हैं फॉर इंट्रोडक्शन, यानी उनका परिचय होना है इन मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के मानसून सत्र में ये होना है। ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में न्यूज जो है आई है, ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी वाले इसको भी पढ़ के देख सकते हैं। द सेंटर हैज लिस्टेड 24 बिल्स इंक्लूडिंग द ये बिल है जो है कैंटोनमेंट बिल, ये बिल वो बिल, जो मैं आपको नाम पहले हिंदी में पढ़ के बता चुका हूं। अंग्रेजी वालों के लिए ये नाम जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। जो लोग अंग्रेजी टाइप के हैं, थोड़ा अंग्रेजी पसंद करते हैं, उनके लिए ये है, उनकी सहूलियत के लिए। अगली बात करते हैं संसदीय सत्र यानी सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका आर्टिकल 85 जो है वो संसद के सत्र के बारे में, संसद का जो सेशन चलने वाला है पार्लियामेंट्री सेशन, इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन करता है। तो आपको ध्यान में पहली बात क्या रखनी है, तो संसद का जो सत्र है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 85। अगली बात, संसद के किसी भी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है, ये बात आप जानते हैं। सरकार जो है संसद के सत्र को बुला सकती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे गुरुजी हम सुने राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। अरे भैया, राष्ट्रपति नहीं, वास्तव में कौन बुलाता है उस बात को जानिए। राष्ट्रपति बुलाते वो भी बात है। तो देखिए इधर, यह निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कैबिनेट मामलों, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति इस निर्णय को लेती है कि वास्तव में संसद का सत्र जो है वो कब बुलाना है। और इस निर्णय को लेकर के फिर आप ध्यान दीजिए कि जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप जो है वो दिया जाता है, फिर कह दिया जाता है राष्ट्रपति जी को। चूंकि आप जानते हैं भारत में राष्ट्रपति जो है वो रबर स्टंप की तरह है, कह दिया जाता है कि देखो भाई साहब ये हम जो है निर्णय ले चुके हैं, अब आपको ये बोलना है जाकर के। परंपरा क्या है, यानी संविधान में कोई बात नहीं लिखी गई है, परंपरा के ऊपर बेस्ड बात है। परंपरा के मुताबिक संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कितने? 3। कहीं भी मेंशन नहीं है इस आर्टिकल में दिया हुआ 3 सत्र होंगे, नहीं, ये परंपरा है 3 सत्र होंगे। सबसे लंबा सत्र जो होता है उसको बजट सत्र कहते हैं और इसी को पहला सत्र कहते हैं। ये जनवरी में शुरू हो जाता है। अनुमानतः कब शुरू हो जाता है? जनवरी में शुरू हो जाता है। चलिए, जनवरी के अंत में जो है ये मामला बजट सत्र का जो बजट सेशन है ये नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है और ये चलता जाता है अप्रैल के अंत और मई के फर्स्ट वीक तक, और यहाँ जाते जाते जो है ये समाप्त होता है। तो आप महीना देख रहे होंगे जनवरी के अंत से, मतलब फरवरी मान लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने तक लगभग चलता रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं बड़ा वाला सत्र है, ये सबसे बड़ा वाला। दूसरा जो सत्र है वो 3 सप्ताह का मानसून सत्र है, इसी को कह रहे हैं हम, अभी स्टार्ट होने वाला है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है। भैया जुलाई में ही स्टार्ट हो रहा है, 18 तारीख, यानी आज से शुरू हो रहा है जुलाई में, और अगस्त में खत्म
खत्म हो जाता है, मतलब एक ही महीने चलता है। आपको पता है कि जुलाई में स्टार्ट, अगस्त में खत्म, और अगस्त में खत्म हो जाए। अगला जो तीसरा है उसको कहते हैं शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। तो तीनों सत्र कौन से हैं ये बात आपको पता लग गया। अब संसद का सत्र आहूत करना, तो समन या समनिंग, समनिंग का मतलब होता है बुलाना। तो संसद के सभी सदस्यों को बैठक के लिए बुलाने की प्रक्रिया जो है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर समन जारी करता है, बुलावा पत्र, परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इस बात को आप सब लोग रटे हुए बैठे हैं कि भैया 2 सेशन जो होंगे पार्लियामेंट्री सेशन, उनके बीच में गैप जो है मैक्सिमम 6 मंथ का हो सकता है। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा, अंतराल नहीं होगा, ये बात आप जान रहे हैं। अर्थात संसद सत्र का आयोजन वर्ष में कम से कम 2 बार किया जाना चाहिए, 6 महीने बाद या 2 वर्ष बाद एक ही है, और मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। स्थगन की बात करें तो स्थगन की स्थिति में सभा की बैठक जो है वो समाप्त हो जाती है। जैसे कि भैया संसद का सत्र जो है वो स्थगित किया जाता है। अब अगली बैठक ये जो है 31 फरवरी से होगी, वो 31 फरवरी कभी आती नहीं है, 31 मान लीजिए कोई जनवरी से होगी। अब 31 जनवरी को सब लोग जो है वहां पर इकट्ठे हुए हैं, सब लोग जो है वहां पर मिल रहे हैं, फिर से मीटिंग स्टार्ट हो रही है। इसको कहते हैं नॉर्मल स्थगन। एक जो है उसको कहते हैं अस्थायी स्थगन, यानी उसमें ये डिक्लेयर नहीं किया जाता है कि भाई कितने दिनों के लिए हमने स्थगन किया है या कितने दिनों बाद मीटिंग बुलाई जाएगी, डेट डिसाइड नहीं की जाती है, इसलिए वो अस्थायी होता है। पता नहीं कब तक चलता रहे, जब बुलाना होगा उससे पहले सूचित कर दिया जाएगा सभी को और बैठक फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये स्थगन होता है। तो स्थगन की स्थिति में सभा की बैठक समाप्त हो जाती है और सभा अगली बैठक के लिए नियमित समय पर पुनः समावेत होती है। स्थगन एक निर्दिष्ट समय के लिए हो सकता है, जैसे घंटे के लिए, कुछ घंटे के लिए होगा कि भैया 10 घंटे बाद मिल जाइए, या कुछ दिन के लिए हो सकता है 4 दिन बाद मिलिए, या सप्ताह के लिए हो सकता है भैया 2 सप्ताह बाद मिलेंगे, तब तक जो है अपना घर भर का काम कर लीजिए। यदि सभा को अगली बैठक के लिए निर्धारित किसी निश्चित समय तिथि के बिना समाप्त कर दिया जाता है तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है, जो मैं बात आपको बता चुका हूं, ये बात ध्यान रखनी है। अरे भैया एक जो बात है, आप सेशन को शेयर वे नहीं कर रहे हैं, 136-40 तक घूम रहे हैं बच्चे बस, अरे इसको शेयर वे कर दिया करो यार, जो दिल से नहीं लगाते हो। चलिए इधर स्थगन और अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति के पास होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया है कम से कम 10 बार यूपीएससी में और कम से कम 20 बार पीसीएस में, कि जो स्थगन है और अनिश्चित काल के लिए स्थगन है, इसकी पावर किसके पास है, तो ऑप्शन में दिया जाता है राष्ट्रपति साथ में। तो कुछ जो है वो भावावेश में आकर के, इमोशनल होकर के भैया राष्ट्रपति के पास इतनी बड़ी पावर होगी, और राष्ट्रपति को जो है टिक करके चले आते हैं और हॉल से बाहर निकलने के बाद बताते हैं कि गुरुजी 96 अटेम्प्ट कर दिए हैं, आप 6 को घटा दीजिए, बस 90 तो सही मानेंगे ना। हम गए भैया और देख लेते थोड़ा, अरे 5 और आपके नाम से घटा दिए, अरे और देख लीजिए कुछ 5 और आप जिसको मानते उसके नाम से घटा दिए, मतलब 80 मानेंगे नहीं मानेंगे। 80 तो मतलब ऐसे हैं कि कोई काट नहीं सकता है। फिर कहते हो गुरुजी रिजल्ट जब आता है या आंसर की किसी ने दिखा दी तो कि जो है 80 गलत हो गए थे, 20 सही हो पाए थे, क्योंकि हम जो सही समझ रहे थे ना वो सब गलत हो गए थे। वो ऐसे ही प्रश्न होते हैं। सत्रावसान की बात करें तो सत्रावसान कहां से होता है कि जो मीटिंग चल रही थी, जो सत्र चल रहा था, उसको पूरी तरह से एक बार के लिए समाप्त कर देना। अब भैया अगले सत्र में बात होगी, यदि मानसून सत्र है तो अगले शीत वाले में स्टार्टिंग होगी, बात होगी, और शीत वाला है तो अगले बजट सत्र में बातचीत होगी। ये इसको कहते हैं सत्रावसान, पूरी तरह से समाप्त कर देना। हाँ, ये जो सत्रावसान का अधिकार है, ये सत्रावसान का अधिकार दिया हुआ है किसको, राष्ट्रपति को। तो सत्रावसान का आशय सत्र का समाप्त होना है, न कि विघटन। लोकसभा के मामले में क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है, सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और स्थगन जो है लोकसभा में स्पीकर करेगा, राज्यसभा में वहां का सभापति करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कोरम नाम की भैया व्यवस्था होती है, इसको भी प्रश्न को पीसीएस जो पूछता रहता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पीसीएस का, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछता रहता है पीसीएस भैया कोरम जो है, यानी हम सदन की कार्यवाही को स्टार्ट करने के लिए कितना जो है लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए। लोग का मतलब ऐसा नहीं आम जो रोड पे घूम रहे हैं, संसद के सदस्य। यदि लोकसभा की बैठक चल रही है तो कितने मिनिमम लोकसभा में सदस्य होने चाहिए जिससे कि सेशन को स्टार्ट किया जा सके, सत्र को स्टार्ट किया जा सके। इसी प्रकार राज्यसभा में कितने मिनिमम जो है मेंबर होने चाहिए कि उससे कार्यक्रम को स्टार्ट किया जा सके। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये ध्यान दीजिएगा आप, कोरम या गणपूर्ति का तात्पर्य सदन की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या से है, मिनिमम नॉट मैक्सिमम। संविधान द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए एक व्यवस्था की गई है कि कोरम है तो सदस्यों की कुल संख्या, ध्यान दीजिएगा सदस्यों की संख्या जो है वो कुल सदस्य संख्या का, अब कुल सदस्य संख्या लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा में कितनी, आप सब जानते हैं, रटे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10 निर्धारित की गई है। अब आप एक बात जान रहे हैं कि 550 जो है, 552 हो जाते हैं वैसे, लेकिन 2 जो महानुभाव लोकसभा में पहले आते थे एंग्लो इंडियन टाइप के, उनकी व्यवस्था को हाल ही में कुछ दिन पहले समाप्त कर दिया गया है। और 252 ही होते तो 252 तो पॉइंट में चला जाएगा अगर 10% निकाल लेंगे तो 250 का 10% जो है वो 55 होता है। तो लोकसभा में बातचीत को स्टार्ट करने के लिए, सत्र को शुरू करने के लिए मिनिमम 55 सदस्यों की आवश्यकता है। कितने, 55। और आप एक बात जानते हैं राज्यसभा के संदर्भ में कि राज्यसभा में 238 जो है उनका तो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, और जो 12 व्यक्ति वो कला, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र, ये वो कला मतलब खेल वेल, ये जो
माहौल है ये राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर देते हैं 12 लोगों को। तो 12 और 238 ये कितने हो गए 250। 250 का 10% होता है 25, ये होता है 25 ही। तो 25 लोग जो है मिनिमम होने चाहिए राज्यसभा की बैठक स्टार्ट करने के लिए, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये गणपूर्ति। अब संसद का संयुक्त जो सत्र होता है, ज्वाइंट सेशन जो होता है, उसके संबंध में आर्टिकल 108 यहां पर जो है दिया गया है। बच्चा टाइप क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन पीसीएस पूछता है, पीसीएस जो है वो पूछता है, बच्चा टाइप क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की जाती है। जैसे बचपन की बात मैं बताऊं कि मेरे और मुझसे बड़ी एक बहन थी 2 साल, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता था, कभी बार झगड़ा। अब जो हम एक दूसरे को चीजें खिलाते नहीं थे, फिर बाद में तो मम्मी जो है हमारी वो मध्यस्थता करती थी, एज लाइक हमारी मम्मी जो है लोकसभा स्पीकर। फिर मेरी और हमारी बहन सिस्टर दोनों की जो है मीटिंग करवाती थी, ज्वाइंट मीटिंग। फिर पूछती थी ने क्या बोला तुमको, मैं बताता ये जो मुझको पीट के चांटा मार के चली गई थी, उसने बोला, उसको पूछा क्या तूने चांटा क्यों मारा, कि मुझे मेरी तरफ जो है जुबान निकाल के दिखा रहा था, इस वजह से मैंने इसको पीटा था। तो मम्मी जो है मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश करती है ज्वाइंट मीटिंग के माध्यम से। इसी प्रकार ठीक जो है लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर किसी भी सदन में या दोनों सदनों के बीच में यदि मतभेद होता है किसी मुद्दे पर, जो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा जो मनी नहीं कर रहा है पास करने का, ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर की अध्यक्षता में और एक ज्वाइंट सेशन का आगाज किया जाता है, संयुक्त बैठक होती है, उसको आप जानते हैं। लेकिन ध्यान एक बात रखना है कि जो ज्वाइंट मीटिंग है वो बुलाई किसके द्वारा जाएगी। तो ज्वाइंट मीटिंग मान लीजिए जैसे पापा बुला रहे हैं घर में, मम्मी अध्यक्षता कर रही है, क्योंकि पापा अध्यक्षता करेंगे तो खतरा साबित हो जाएगा। पता लगा अगर हमारी गलती निकल गई तो जूता वो थोड़ा लूज पहनते हैं पैर में कि ज्यादा जल्दी हमें देर ना लगे, तो इसलिए पिताजी जो बुला तो देते हैं, मीटिंग करती मम्मी जी है, क्योंकि वो कम पीटेंगे अगर पीटेंगी तो, इसलिए राष्ट्रपति जी यहाँ पर बुलाते हैं, आपको याद रखना है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करने के लिए एब्सेंट है, क्योंकि वो भी ऐसे ही जैसे सरकारी स्कूल में बच्चे जो एब्सेंट कभी भी हो जाते हैं, ऐसे ही ये भी हो जाते हैं कभी भी। यदि अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होगा वो उपाध्यक्ष जो है क्या करेगा, ये काम करेगा, अध्यक्षता करेगा। लेकिन दोस्तों कभी ऐसा भी हो सकता है उपाध्यक्ष जो है वो भी छुट्टी मार के चला गया, तो उपाध्यक्ष भी अगर छुट्टी मार के चला गया, ऐसी स्थिति में राज्यसभा का सभापति नहीं, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट पूछा गया है एक बार, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ी कर दी थी कि यदि लोकसभा का उपसभापति, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, उस स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है, नॉट सभापति, ये जो है उसकी अध्यक्षता करेगा। कोई भी उपस्थित न हो तो दोनों सदनों की सहमति से संसद का कोई अन्य सदस्य इसकी अध्यक्षता कर सकता है, ये चौथी कंडीशन है। तो ये क्रम आपको पूरी तरह से। तो अगला जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो भैया ये है टॉपिक डिस्कशन का, ये दो जो है आप देख रहे हैं आमने सामने में, बगल हो जाता हूं थोड़ा, मार्गरेट अल्वा वर्सेस जगदीप धनखड़ साहब जी। ओ माय गॉड दोस्तों, दोनों ही बहुत ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति हैं। धनखड़ साहब जो है ये पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहते हुए इन्होंने दीदी की नाक में दम करके रखा हुआ था, तो बहुत चर्चा में थे धनखड़ साहब। दीदी का मतलब ममता दीदी पश्चिम बंगाल वाली, तो उनके यहाँ पर ये राज्यपाल हैं 2019 से लगातार। और दोस्तों फिर आप जानते हैं इनके बारे में अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए जो भैया उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उसमें आमने सामने की टक्कर है। एक तरफ जो है महिला शक्ति है और दूसरी तरफ जो है वो एक जाट समुदाय से आए हुए एक दिग्गज नेता है जो वास्तव में हार मानने वाले हैं नहीं। अब दोस्तों आप एक बात जानते हैं कि इनमें टक्कर जो है वो औपचारिक टक्कर है, क्योंकि ये इनकी जो जीत और हार है वो बहुत हद तक जो सत्ता में पार्टी है या जिसका सदन में बहुमत है उस पर निर्धारित करती है, डिपेंड करती है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो बेसिक अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव का, वहां पर राज्यों का रिप्रेजेंटेशन रहता है विधानसभाओं के माध्यम से, लेकिन यहाँ राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है मात्र राज्यसभा से होता है। यहाँ पर राज्यों का कोई मामला डायरेक्टली नहीं होता है, अर्थात विधानसभा वगैरह से कोई निर्वाचन के लिए सदस्य को नहीं बुलाया जाता है। तो यहाँ पर पूरा खेल कहाँ होना है, संसदीय संसद के आधार पर, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। तो मामला ये आता है कि संसद में किसके पास सदस्य ज्यादा है, क्या एनडीए के पास ज्यादा है या यूपीए के पास ज्यादा है, कांग्रेस के पास ज्यादा है या बीजेपी के पास ज्यादा है। अगर इनमें से किसी के पास ज्यादा है, ये पहले से क्लियर है, तो दोस्तों एक जो पार्टी का सदस्य होता है वो व्हिप जारी करता है। व्हिप का आशय ये है, जैसे मैं अगर आप सभी का लीडर हूं, आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, लीडर हूं, मैंने कह दिया भैया देखिए आप सब लोग जो है मुझसे जुड़े हुए हैं और चाहते मैं आपके लिए अच्छा करूं, तो मैं कह रहा हूं आज से जो ये व्हाइट बोर्ड है इसको ब्लैक बोर्ड कहना स्टार्ट कर दीजिए। और यदि आप मेरी व्हिप को मानते हैं, मेरी पार्टी में रहते हैं, तो जो है इस व्हाइट बोर्ड को ब्लैक बोर्ड कहना स्टार्ट कर देंगे। इसी प्रकार से पार्टी का एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जिसको व्हिप का अधिकार दे दिया जाता है, वो व्हिप जारी करता है। और व्हिप जारी कर देने के बाद सभी पार्टी के सदस्य उस व्हिप का समर्थन करते हैं, और यह जो व्हिप का समर्थन नहीं करता है दल बदल लग जाता है और वो भाई साहब निकाल के फेंक दिए जाते हैं। इसलिए सामान्यतः आप देखेंगे तो कोई भी अपने मन से जाकर के उपराष्ट्रपति को वोट नहीं देगा, ये सब पहले से निर्धारित है कि भैया ओपन मतदान होना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, आपको वोट यहाँ देना है, दिखा के देना के देख रहे हो हम दे रहे हैं यहाँ पे, रोक लो हमको, अपने विपक्षी को, क्योंकि व्हिप जारी हो चुकी है, हमारा दल जो है इस व्यक्ति को समर्थन कर रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दो व्यक्ति जो है वो हमारे सामने है, एक नाम आप देख रहे हैं मार्गरेट अल्वा वर्सेस जगदीप धनखड़ साहब जी, उपराष्ट्रपति
का चुनाव होने वाला है। अब देखिए ये जो दो व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी, और इधर आप देख रहे हैं ये जो वो दक्षिण में जो लुंगी बांधते हैं, लुंगी बांधे रहते हैं, ये हमारे श्री वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी। इन दोनों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इन दोनों का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, सुंदर रहा, सुशोभित रहा, बहुत ही अच्छे दोनों व्यक्ति माने गए। कोई भी इन्होंने मतलब ऐसी बात नहीं उठाई है जिसको हम आपत्तिजनक कह सके। तो दोनों का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। अब इस समय पर जो बात चल रही है, जगदीप धनखड़ जो है एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, और ये आप देख रहे हैं ताऊ के साथ में खड़े हैं। ताऊ ने नामांकन के समय इनसे बातचीत की है। और देखिए अब हम जो बात करें एक राजीव गांधी सरकार में और नरसिंह राव सरकार में, पीवी नरसिम्हा राव, इन दोनों की सरकार में कैबिनेट मंत्री रही थी मार्गरेट अल्वा। तो ये मार्गरेट अल्वा जो है कैबिनेट स्तर पर मंत्री रह चुकी हैं। अर्थात आप एक बात जानते हैं कि जो कैबिनेट स्तर पर मंत्री रह चुका है वो व्यक्ति हल्का तो हो नहीं सकता, और ये नहीं हो सकता भैया एकदम से नाम लेकर के आ गए आप। ये व्यक्ति प्रचलित हैं, बहुत जाने माने हैं, तो इनके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है एकदम से निकाल करके खड़ा कर दिया यूपीए की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तो नहीं। ये जानी मानी हस्तियां दो जो हमारे बहुत बड़ी बड़ी सरकार रही उनमें जो है मंत्री रही है कैबिनेट स्तर पर। राजीव गांधी कैबिनेट में अल्वा संसदीय कार्य और युवा विभाग की मंत्री रही है, जबकि नरसिंह राव सरकार में पब्लिक और पेंशन विभाग की मंत्री रही है। ये दो पदों पर मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। दोनों मंत्री पदों को आपको याद रखना है, नहीं याद रखेंगे तो एग्जाम हॉल में ऊपर और नीचे देखिएगा, फिर वहां कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो अल्वा संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य और युवा विभाग की मंत्री, पब्लिक और पेंशन विभाग की मंत्री, इन दो पदों पर ये रह चुकी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगली बात, मार्गरेट अल्वा विपक्ष की जो है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार। तो कभी कांग्रेस हाईकमान पर लगाया गया था टिकट बेचने का आरोप। राजस्थान समेत 4 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। यानी 4 राज्यों में ये राज्यपाल के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। और एक दोस्तों बात है हैरत करने वाली, हमको परेशान करने वाली, आश्चर्यचकित कर देने वाली, कि यही जिनको आज कांग्रेस की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है, ये एक समय की बात है दोस्तों, वंस अपॉन टाइम इन्होंने कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था कि भैया आप जो है यहाँ विधानसभा के मामले में और जो टिकट की बिक्री करते हैं, आप ईमानदार व्यक्तियों को टिकट नहीं देते हैं। ये आरोप इन्हीं ने लगाया था। लेकिन फिर बाद में आप जानते हैं समय का किसी को नहीं पता है दोस्तों, समय की बात है। समय बड़ी बलवान और भीले ने लुट्टी गोपिका और वही अर्जुन वही बाण। तो ये सब समय का खेल है। इस एक समय पर ये जब कांग्रेस में नहीं थी तब इन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि आप जो है टिकट बेचते हैं। लेकिन अब इस समय पर कांग्रेस की तरफ से ये उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति पद के लिए। विपक्षी दलों ने राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को घोषित किया है। एनसीपी चीफ शरद पवार जी जो है, जिनको आप जानते होंगे टीवी वगैरह में जो आप देखते होंगे, थोड़ा सा यहाँ से मुंह जो है हल्का पिचका हुआ है, तो मतलब पिचका हुआ कि उनका थोड़ा मुंह की बनावट ऐसी है। शरद पवार जी की बड़े दिग्गज नेता है, उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि भैया कांग्रेस की तरफ से, यूपीए की तरफ से ये जो है इस पद की उम्मीदवार है। दिल्ली में इस बात की रविवार को जो घोषणा की गई है, रविवार का मतलब कल को घोषणा की गई है, और विपक्षी दलों की बैठक के बाद ये नाम की घोषणा की गई है। ठीक बात है। 80 साल की अल्वा मूल रूप से कर्नाटक के मैंगलुरु की रहने वाली हैं। उनका मुकाबला एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ से होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इनकी उम्र जो है वो 80 वर्ष हो चुकी है। आप जान ही रहे 4 बार राज्यपाल, और उस समय पर दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी सरकार, हम तो थे ही नहीं उस समय पर, राजीव गांधी सरकार में सिर्फ पढ़े हैं अभी तक, पीवी नरसिम्हा राव सरकार में भी नहीं थे, हम तो बच्चा टाइप है। तो जो है ये उस समय पर मंत्री रह चुकी है, लगाइए अनुमान। इसलिए इनकी उम्र इस समय पर 80 वर्ष है। तो राजनीति में बहुत नई खिलाड़ी है नहीं है, राजनीति में बहुत पुरानी दिग्गज है ये। और ये रहने वाली कर्नाटक की है दोस्तों। कहाँ की? कर्नाटक की। कर्नाटक में एक पत्तन है, एक पोर्ट है जिसको मैंगलुरु कहते हैं। मैंगलुरु जो है वो बंदरगाही शहर है भारत का। तो बंदरगाही शहर मैंगलुरु में, जो कि बेंगलुरु के दूसरा शहर है, बेंगलुरु नहीं है, तो वहां से ये जो है आती है और इनका मुकाबला जगदीश धनखड़ से होगा। और राजीव नरसिम्हा राव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। जबकि आगे देखें हम तो 2016 में अल्वा ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था। पत्र में कहा था आपके प्रति कोई नाराजगी नहीं है, आपके आसपास के लोग आप तक बात नहीं पहुंचने देते हैं। 2016 में अल्वा ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये डबल हो गया टाइप। बंगाल के गवर्नर एनडीए के उपराष्ट्रपति कैडेट झुंझुनू के जगदीप धनखड़। झुंझुनू दोस्तों ये राजस्थान में, झुंझुनू जो है वो राजस्थान में, यहाँ के जगदीप धनखड़ साहब जी जो है उनको भाजपा ने बना दिया है अपना उम्मीदवार। 11 साल कांग्रेस में रह चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, आप अगर ये गलतफहमी में बैठे हैं कि दोनों व्यक्ति मूलतः जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उसी पार्टी से, तो गलतफहमी में है। क्यों गलतफहमी में है? कि जिनको धनखड़ साहब को जो है टिकट दिया है इस समय पर उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, वो 11 साल तक पहले विरोधी पार्टी में रह चुके हैं। इसी प्रकार से जो मार्गरेट है वो भी पहले आलोचना कर चुके हैं, अर्थात कांग्रेस से पहले, जब वो कांग्रेस में नहीं थी। अगली बात, कांग्रेस हाईकमान पर लगाया था टिकट बेचने का आरोप। 2008 में विधानसभा चुनाव के दौरान अल्वा ने कांग्रेस हाईकमान पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस ने महासचिव पद से हटा भी दिया था। यह भी ध्यान रखना है, कांग्रेस ने महासचिव पद से हटा दिया था। अगली अगर हम बात करें तो अल्वा उस वक्त महाराष्ट्र, मिजोरम और पंजाब हरियाणा की प्रभारी थी। यानी जिस समय पर इन्होंने आरोप लगाया उस समय पर ये कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी थी। आरोपों का गिरफ्तार पहले से भी थी, लेकिन चूंकि ये जनता के बीच में पैठ बनाई हुई थी, इसलिए इनको कमान दे दी गई। और कमान जब दी गई, इन्होंने आरोप लगा दिया, चूंकि इन्होंने कहा कि हमारी जो बात और सोनिया गांधी के पास तक नहीं पहुंच पाती है, जो अध्यक्ष है उनके पास तक नहीं पहुंच पाती, पत्र लिख करके कहा।
लेकिन उसके बाद भी जब ज्यादा कोई सकारात्मकता नहीं दिखाई दी तो उन्होंने इस प्रकार की गतिविधियां की तो इनको पद से भी हटा दिया गया। हालांकि गांधी परिवार से नजदीकी रिश्ते होने की वजह से उन्हें उत्तराखंड में राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। शाहबानो केस जो हाल ही में आया था कुछ दिन पहले, शाहबानो केस और राजीव गांधी को लेकर किया था, क्योंकि शाहबानो केस जो अभी चल रहा था फिलहाल में 3 तलाक वाले टाइम पर, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, 3 तलाक के टाइम पर जब शाहबानो केस जो हमारा चर्चा में देखने को मिला था, इस केस की शुरुआत जो है वो बहुत दिन पहले होती है। तो ये राजीव गांधी सरकार के समय की बात कर रही है कि शाहबानो केस और राजीव गांधी को लेकर के किया था खुलासा 2016 में। अलवा ने अपने बायोग्राफी कवरेज एंड कमिटमेंट में खुलासा किया। इनकी बायोग्राफी ध्यान रखना आप, जो खुलासा किया वो पूछा जाए कि ना पूछा जाए, लेकिन इनकी बायोग्राफी, इनकी जो जीवनी है, कवरेज एंड कमिटमेंट में खुलासा, ये कवरेज एंड कमिटमेंट नाम की इनकी क्या है, जीवनी है, ये ध्यान रखना है। अगली बात करें तो उन्होंने लिखा, राजीव गांधी जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश लाने जा रहे थे तब मैंने उन्हें मौलवियों के आगे नहीं झुकने की सलाह दी। यानी इन्होंने कहा कि भैया आप मौलवियों के सामने झुकिए मत, राजीव गांधी को, राजीव गांधी सरकार में, और लेकिन उन्होंने मेरा सुझाव मानने से इनकार कर दिया था। गुजरात, राजस्थान समेत 4 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी अलवा जो है, गुजरात में, राजस्थान में, गोवा में और उत्तराखंड, इन राज्यों में राज्यपाल रही हैं। वे उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं, ये भी जो है उनके नाम ऐतिहासिक जो है बिंदु दर्ज है। 2009 से 2012 तक उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में काम कर चुकी हैं, पहली उत्तराखंड की महिला राज्यपाल। इसके अलावा राजस्थान में 2012 से 2014 तक राज्यपाल रही हैं। इसी दौरान उन्हें गुजरात और गोवा का भी प्रभार मिला था। आप जानते हैं कि राज्यपाल जो होता है, चलिए जो लाइक वाइक कर लिए होते थोड़ा तो ठीक रहता। इनके संबंध में हम जानते हैं, राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव है इनका दोस्तों, किठाना गांव, और ये 18 मई 1951 को जो है ये जन्मे, 18 मई 1951। अब 18 मई 1951 को जन्मे मतलब 49 वर्ष तो इन्होंने अपना जीवन वही व्यतीत किया है। 49 और 21, तो 21 में से एक इधर दे दीजिए, 50 हो जाएंगे, और 20 ये 70, 71, मतलब इनकी उम्र कम नहीं है, मतलब हम हल्का समझ लेते हैं इनको। ये भी जो है 71, 72 वर्ष की उम्र के हैं, ठीक है, 71 से 72 वर्ष की उम्र लगभग इनकी भी है, और वो जो है वो 80 वर्ष की है। तो मामला इतना ठीक है, 8 वर्ष का अंतर ज्यादा नहीं है। को पैदा होने वाले जगदीप धनखड़ जो है बंगाल के राज्यपाल का कार्यभार 30 जुलाई 2019 को इन्होंने संभाला था। धनखड़ की शुरुआती पढ़ाई जो है भैया 1 से 5 तक की, ध्यान दे लीजिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपको इस समय पर मोटिवेशन मिल सकता है, आप अपने आप अंडरलाइन करते हैं ना, देखिएगा 1 से 5 तक की पढ़ाई जो है उनकी गांव के सरकारी स्कूल से हुई है। उस समय पर दलिया नहीं मिलता था, नहीं तो दलिया भी खाए होते ये। और दोस्तों उस दलिया वाले जो आज के आधुनिक जो स्कूल है, वहां से सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले व्यक्ति आज भारत के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और दोस्तों मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, नहीं मैं कांग्रेस का विरोधी हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि यहाँ पर यदि संभावनाओं की बात की जाए तो संभावनाओं के आधार पर धनखड़ साहब जी जो है वो उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी स्कूल से पढ़ने वाला, सरकारी स्कूल से पढ़ने वाला व्यक्ति भारत में उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। ये भारत में वास्तव में लोकतंत्र की सुंदरता है, ये भारत के लोकतंत्र की जीत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये इस बात का सूचक है, इस पे हमें गौरवान्वित होना चाहिए दोस्तों। इनको किसान पुत्र के नाम से कहते हैं। कोई व्यक्ति ये सोच रहा होगा नहीं बड़े बिजनेसमैन जो है वही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकते हैं और हम तो जो है बन ही नहीं सकते। अगर यूपीएससी में आपने प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, ईश्वर अल्लाह करे हो जाए, लेकिन नहीं होता है दोस्तों। तो कुछ ऑप्शन ऐसे हैं, जब यूपीएससी में तेज हो जाओगे ना उसके बाद ओपन होंगे, जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इनके उम्मीदवार आप तभी बन सकते हैं जब एक उम्र पर पहुंच जाएंगे, लगभग 35 वर्ष, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई, उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करके चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये भैया पढ़ने लिखने में जो है बहुत अच्छे थे। जिस तरीके से ये जो है इनका कैरियर रहा है, इन्होंने स्कॉलरशिप ली और उसके बाद में चित्तौड़गढ़, जहां का किला बहुत फेमस है, वहां पर जो है ये सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए इनको दाखिला मिल गया और इन्होंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की। धनखड़ ने जयपुर के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से बीएससी बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही कानून यानी एलएलबी की पढ़ाई की और पढ़ाई में वे हमेशा अव्वल रहे हैं, ये तो बात मैं आपको पहले बता रहा हूं। और धनखड़ जी ने 1979 में 1979 में राजस्थान बार काउंसिल की सदस्यता ली थी। यानी जो हम वकालत करते हैं, प्रैक्टिस जो स्टार्ट करते हैं कभी भी किसी भी कोर्ट में जाकर के, तो हमें बार काउंसिल में जाकर के सदस्यता लेनी होती है। अब जो एक प्रोविजन नया हो गया कि बार काउंसिल में हमें सदस्यता लेने के लिए एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। एक दो स्टूडेंट जो है इसी क्लास के थे, सुबह की क्लास में, उनमें से एक दो ने बार काउंसिल का जो एग्जाम क्वालिफाई किया है वो अभी बात कर रहे थे। एक जो है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अभी 2-4 दिन पहले मुझे बता रहे थे सर कि मैं बरेली में हूं और मुझे बार काउंसिल की जो है मेंबरशिप में मैंने परीक्षा दी थी, वो जो है मैंने पास कर ली है। तो 2-4 लोग अभी की क्लास से जो बार काउंसिल के एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, तो जो है वो बार काउंसिल की सदस्यता ली और 27 मार्च 1990 को वे सीनियर एडवोकेट भी बन गए। यानी सीनियर एडवोकेट तब बनते जब थोड़ा अनुभव हो जाता है और एक टाइम जो है अच्छा खासा स्पेंड कर देते हैं इस क्षेत्र में। उसी समय से धनखड़ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते रहे। वे 1987 में राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए। यानी ध्यान रखना आपको, राजस्थान और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए थे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब इनके पॉलिटिकल कैरियर पे फोकस करते हैं भैया। पॉलिटिकल कैरियर जो है इनका कैसा रहा है धनखड़ जी का, तो धनखड़ का राजनीतिक करियर जो है 1989 से शुरू हुआ है। देखिए पॉलिटिकल कैरियर में तो दोनों की अंतर है। वास्तव में वो जब 90-91 में पीवी नरसिंह राव की सरकार में मंत्री बन चुकी हैं, लेकिन मंत्री बनने से पहले तो उन्होंने कम से कम पॉलिटिकल कैरियर में कम से कम 5 से 10 वर्ष का जो है सफर तय किया होगा, लेकिन इनकी शुरुआत ही 89 से हो रही है। मतलब पॉलिटिकली ये एक्टिव बाद में हुए उनके, तो 1989 से शुरू होती है। उस वर्ष वे भाजपा के समर्थन से जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़े और जीत कर पहली बार जो है संसद पहुंचे 89 में। वे केंद्र में मंत्री भी रहे। जनता दल के विभाजन के बाद वे पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के खेमे में चले गए। यानी जब बीजेपी जो है जनता दल जो है उसका विभाजन हो गया, एक जो खेमा है वो एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में अलग से जो है काम करने लगा, तो ये जो है एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में कार्य करने वाले संगठन में शरीक हो गए, शामिल हो गए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर मैं बात करूं जनता दल से टिकट न मिलने के बाद वो बाद में वो कांग्रेस में भी चले गए, जो बात मैं आपको पहले ही बता रहा था। तो ये कांग्रेस में भी काम किए हैं। उन्होंने अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। यानी कांग्रेस में जब चले गए तो कांग्रेस ने भी, चूंकि ये जीते हुए प्रत्याशी थे, तो कांग्रेस ने इनको टिकट दे दिया अजमेर से। लेकिन अजमेर चूंकि अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में पहुंचे, इसलिए वहां पर चुनाव हार गए। कुछ पार्टी का मामला रहा होगा, कुछ क्षेत्र का रहा होगा, कुछ नए चेहरे का रहा होगा, जो भी रहा हो, लेकिन ये चुनाव हार गए। उसके बाद 2003 में वे बीजेपी में फिर से शामिल हो गए 2003 में, और 1993 से 98 के बीच में अजमेर की किशनगढ़, कौन सी किशनगढ़ विधानसभा से विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। यानी 93 से लेकर के 98 तक जो किशनगढ़ है राजस्थान में, जो किशनगढ़ शैली के लिए वास्तव में जाना जाता है, तो किशनगढ़ से ये जो है विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगली बात देखते हैं, तो लोकसभा और विधानसभा के अपने कार्यकाल के दौरान वे कई अहम समितियों के सदस्य रहे हैं। और उनकी पुत्री के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि वो भी जो है चर्चा में रहती है। इनकी बेटी जो है, उनकी पुत्री जिनका नाम है कामना, क्या नाम है? कामना। कामना जयपुर के एमडीडी स्कूल और अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद अमेरिका से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके हैं। और हो सकता है कुछ समय बाद आपको उनका नाम भी सुनने को मिले, पॉलिटिकली एक्टिव हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए इनका नाम भी चर्चा में, तो नाम आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे जो है स्कूल कॉलेजेस में हुई है। इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होना है और नामांकन की जो अंतिम डेट है वो 19 जुलाई है। यानी आज 18 तारीख है, कल 19 है। 19 तारीख तक जिसको उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करना है वो जाकर के कर सकते हैं। फिर भैया मत कहना बाद में कि हमको बताए नहीं थे, पता नहीं लगा, हम भी जो है मन कर रहा था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कर दें। तो करना है तो कर सकते हैं आप कल तक के लिए। मौजूदा उपराष्ट्रपति वकैया नायडू का कार्यकाल जो है वो 10 अगस्त को शुरू हो रहा है। और दोस्तों 15 अगस्त जो सेलिब्रेट होगा वो नए उपराष्ट्रपति के साथ होगा, क्योंकि 11 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति जो भी बनने वाले हैं, अनुमान जो लगाया जा रहा है जो धनखड़ साहब हैं उनके बारे में, तो वो हो या कोई और हो, तो 15 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति होंगे आपके समक्ष, और 11 अगस्त को उनका शपथ ग्रहण प्रोग्राम जो है होगा। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित जो हमारे मुख्य तथ्य हैं उनके संदर्भ में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। कार्यालय का मतलब यहाँ पर ऑफिस से, पद से है। तो ध्यान आपको रखना है, जैसे आप जानते हैं राष्ट्रपति प्रथम संवैधानिक कार्यालय है, पद है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति दूसरा है। वह 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता। जैसे जो वकैया नायडू जी हैं वो 10 तारीख तक रहेंगे, क्योंकि 11 तारीख को शपथ ग्रहण है। तो जब शपथ ग्रहण होगा तब जो है वो औपचारिक रूप से पद को छोड़ेंगे, दूसरे उपराष्ट्रपति तब आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर जो है इस्तीफा स्वीकृत होने के दिन से प्रभावी हो जाता है। मतलब ये अगर इस्तीफा देना चाहें तो राष्ट्रपति महोदय को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, और राष्ट्रपति महोदय जो है इनको दे सकते हैं। मतलब ये एक दूसरे को सलाह मिलाकर के इस्तीफा दे देते हैं, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रोविजन किया गया है कि वास्तव में राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति इस्तीफा देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति महोदय को इस्तीफा देकर के और जो है सेवा के जो अपने उत्तरदायित्व हैं उनसे निवृत्त हो सकते हैं, अर्थात इस्तीफा दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद, अर्थात राज्य परिषद का मतलब राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी ध्यान आपको क्या रखना है कि उपराष्ट्रपति जी को अगर हटाना है तो राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में एक प्रपोजल लाया जाएगा। उस प्रपोजल का मतलब क्या होगा वास्तव में, कि जो उस समय पर उपस्थित लोग हैं उनके बहुमत से, मेजोरिटी से पारित करके उनको पद से हटाया जा सकता है। और साथ में यही जो प्रपोजल है जो बहुमत से पारित हुआ है उपस्थित सदस्यों के, वही लोकसभा द्वारा भी उस पर सहमति दर्ज की जानी चाहिए। भैया ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए कम से कम 14 दिन पहले का उपराष्ट्रपति साहब को नोटिस देना पड़ता है और उनको कहना पड़ता है कि आप जो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे, आप अपना पक्ष रख लीजिए। यदि आप संभव है बच सकते हैं तो पूरा मौका दिया जाता है 14 दिन पहले। आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद अर्थात राज्यसभा का प्रतिनिधि अध्यक्ष होता है। इस बात को भी आप बचपन से रटे हुए हैं, और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है। तो योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, आप लोग जो भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, तो है। और राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो राज्यसभा का चुनाव के योग्य कब होगा व्यक्ति? 25 वर्ष की उम्र में, 30 की में। तो ध्यान रखिएगा, एक बात जो बेसिक गलती होती है कि राज्यसभा का सदस्य व्यक्ति कब बन सकता है? 30 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ले। लोकसभा का कब बन सकता है? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष की उम्र वाला बन जाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, क्योंकि वास्तव में जो उपराष्ट्रपति है उसको राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसा नहीं कि लोकसभा राज्यसभा में तो किसी के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, नहीं।
केवल राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष मिनिमम और 35 वर्ष यहाँ पर क्या कह दिया गया है कि इसकी न्यूनतम आयु होगी। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। तो आप जो है वो योग्य हो सकते हैं 35 वर्ष की उम्र को जब प्राप्त कर लेंगे तब। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण यानी लोकल अथॉरिटी के लेवल पर किसी लाभ के पद पर या अन्य कोई सार्वजनिक प्राधिकरण है जो कोई पब्लिक अथॉरिटी है उसके अधीन लाभ के पद पर यह व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये सेवा शर्तें हैं 4 जो बेसिक है, इनको फुलफिल करना है। अगली बात करें तो निर्वाचन मंडल ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 66 अर्थात 66 आर्टिकल हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, ये बात लिखी हुई है। लेकिन निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा ये ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जहां आप देखते हैं कि भैया राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और जो है राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होंगे, ये आप जानते हैं, राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। लेकिन यहाँ पर मामला एकदम डिफरेंट है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे इसमें, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी होंगे इसमें, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी होंगे इसमें और लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी होंगे। हालांकि अब वो है नहीं, निकल लिए वो। चुनाव प्रक्रिया क्या है? तो चुनाव की प्रक्रिया आप जानते हैं 68 के अनुसार, जो आर्टिकल 68 है उसके अनुसार कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है। अगली बात, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, ध्यान दीजिएगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक्ट 1952 ये एक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 और दूसरा इसी प्रकार से प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल 1974 के साथ अनुच्छेद 324 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह है ना, हाँ, तो के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो करता है। इसका भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव का अधीक्षण और निर्देशन, उसके बाद नियंत्रण, ये सारे काम कौन करता है? आपको एक एक शब्द पे ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। और ये निर्वाचन आयोग को करने के लिए अधिकार किसने दिया है? तो ये वाला एक्ट और दूसरा वाला रूल और आर्टिकल 324 ये तीनों मिलाकर के ये निर्वाचन आयोग को जो अधिकार देते हैं। चुनाव के लिए अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी। यानी 60 दिन से पहले आप ये नहीं बता पाएंगे कि भैया जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो 60 दिन पूर्व या उसके बाद ये सूचना जारी की जाएगी। तो ये भी आंकड़ा जो है आपको ध्यान रखना है, नहीं याद रखेंगे तो गलत हो सकता है। चूंकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिए प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य जो है वो एक होता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में जब मतों का मूल्य निकाला जाता है तो एक फॉर्मूला लगाया जाता है। क्या उद्देश्य? उद्देश्य ये भैया जो है राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो तो फिर ज्यादा वोट ले जाएगा। जो विधानसभा क्षेत्र से जो व्यक्ति आया है वो छोटे क्षेत्र का कर रहा है तो वो तो जो है अपने आप को गरीब महसूस करेगा, बहुत पिछड़ा जो छोटा महसूस करेगा। इसलिए वहां पर मतों का मूल्य बराबर करने के लिए एक फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ तो पहले से ही बराबर है तो फॉर्मूला कोई लगाया नहीं जाता है। प्रत्येक जो संसद का सदस्य है उसके मत का मूल्य एक मान लिया जाता है और मान करके जो है मतदान करा दिया जाता है धड़ाधड़ और एकदम से फिर जो है ओपन करके बता दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी अर्थात रिटर्निंग ऑफिसर जो है के रूप में नियुक्त कर सकता है। कौन करेगा? ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन। अधिकार किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास है। चुनाव आयोग के पास है कि केंद्र सरकार के परामर्श करे और लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी जो है महासचिव है उसको बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी किस चुनाव में? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में, यानी कि ग्राम प्रधान के चुनाव में जो है लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव को जो कर दिया जाएगा, नहीं, ये यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तदनुसार महासचिव लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगली बात, आयोग ने निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए संसद भवन में सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है। एक भैया असिस्टेंट रहेगा सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 का जो रूल है जिसके बारे में पहले कह चुके हैं, इसके नियम 8 के अनुसार, यानी जो ये रूल है, ये जो हमारी विधि है, जो कानून है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974, इसका जो नियम 8 है उसके अनुसार चुनाव के लिए मतदान संसद भवन में होगा। मतदान कहां पर होगा? संसद भवन में। ये नहीं कि ले गए जो है वहां गोवा में मतदान करवा रहे हैं, ऐसा नहीं, संसद भवन में मतदान होगा। अब यूपीएससी की जो परीक्षा हुई है उसमें इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, तो इस पर आप लोग विचार करके बताइए मुझे आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आप करने लगे हैं। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है। अगली बात, उनको उपराष्ट्रपति के मतदान में मतदान का अधिकार होता है, यानी ये सेकंड फेज जो है वो दोबारा रिपीट किया है। तो आपको बताना उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या है, बताइए जल्दी। देखिए जो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, भैया गलत बात है, बहुत गलत है। पहली वाली बात, उपसभापति जो बनाया जाता है राज्यसभा का उपसभापति, नोट सभापति,
उपसभापति सदस्य होता है। जो सभापति बनाया जाता है वो पदेन उपराष्ट्रपति को बना दिया जाता है, क्योंकि अभी तो डिस्कस कर रहे थे। तो पहले स्टेटमेंट का पहला ही फेज जो है वो गलत है, जबकि दूसरे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ से फेज देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ से तो बात सही है, लेकिन राजदा तो पहले ही फैल गया ना, इसलिए ये वाली बात जो स्टेटमेंट है ये गलत है। दूसरा देखिए, उनको उपराष्ट्रपति, किनको, जो मनोनीत सदस्य हैं उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है, एकदम सही बात है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है, पिछले वर्ष का क्वेश्चन था, यूपीएससी पूछ चुका है, तो आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला भैया जो न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस में आ गया आर्टिकल, आप आगे देखेंगे तो द हिंदू में भी आ गया आर्टिकल। तो जो आप देख रहे हैं, एक्सप्लेन यूएक्स exempts इंडिया फ्रॉम काटसा, व्हाट इज इट, यानी क्या है भैया ये, क्यों जो है भारत को अपवाद जो है माना गया है, क्यों भारत को छूट दे दी गई है काटसा में, ये जो आर्टिकल है इस समय पर बहुत चर्चा में है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, चलिए, अमेरिका ने भारत को काटसा से छूट दी है, तो काटसा की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहला तो प्रश्न यूपी पीसेस के लिए तो यही काफी है, यूपी पीसेस काटसा की फुल फॉर्म पूछ लेगा। द काउंटरिंग अमेरिकास, ये क्या लिखा हुआ है, एडवर्स थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये एक एक्ट है अमेरिका का, ये क्या है, एक अधिनियम है अमेरिका में, कानून है एक अमेरिका का, एक कानून है जो 2017 में अमेरिका में लागू हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करके, आर्थिक प्रतिबंध, ध्यान दीजिएगा, मेजर बात पूछेगा, काटसा का उद्देश्य क्या है, तो इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन, आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करके रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ गहरे जुड़ाव वाले देशों को दंडित करना। उद्देश्य भैया बहुत भयावह लग रहा है। यदि किसी देश का संबंध रूस के साथ है, यदि किसी देश का संबंध, वो क्या नाम है, बताना सा किम जोंग उन अर्थात नॉर्थ कोरिया के साथ है, या किसी देश का संबंध जो ईरान के साथ है, तो उन देशों को काटसा एक्ट के तहत, कानून के तहत अमेरिका दंडित करता है। दंडित कैसे करेगा, तो जो है प्रतिबंध वगैरह लगा करके दंडित करेगा, ध्यान रखना आपको। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा, आप जानते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां पर एक सदन है, ने एक विधायी संशोधन पारित किया जो भारत को 2018 में रूस से S-400, क्योंकि रूस, ध्यान रखिएगा, रूस को जो है संबंध बनाएगा उसको दंडित करेगा इसके तहत, लेकिन भारत के संबंध विशेष बात, भारत ने जो है S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए प्रतिबंधों के माध्यम से काटसा के तहत आर्थिक प्रतिबंधों से छूट देता है। ठीक बात है। भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी रो खन्ना, भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी, अमेरिका की जो कांग्रेस, जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है, ठीक है, ये मत मान लेना राहुल गांधी की पार्टी की है, तो इनका नाम है रो खन्ना संशोधन पेश किया इन्होंने, जिसमें बिडेन प्रशासन से भारत को छूट प्रदान करने का आग्रह किया गया है कि भारत को छूट दे दीजिए भाई, वो ईरान से, रसिया से, या वो चाहे तो वो जो ऐसी कटिंग वाला जो है, क्या नाम उसका, किम जोंग उन, उत्तर कोरिया, इनसे जो जाकर के डील कर सके, थोड़ा बहुत छूट वगैरह दे दीजिए। जो है इस समय पर हालिया जो मामला है वो रूस के S-400 के संदर्भ में है। तो चलिए, अमेरिका के प्रतिनिधि खन्ना ने कहा कि चीन की बढ़ती आक्रामकता के सामने अमेरिका को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर काटसा के तहत बाकी देशों की तरह भारत पर भी प्रतिबंध आरोपित कर दिए, आर्थिक दंड दे दिया भारत को भी, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा फिर कोई नहीं है, हमारा फिर वो मामला हो जाएगा कि अपना कोई नहीं, उड़ जा रहे हंस अकेला, दक्षिण एशिया में, हिंद क्षेत्र में कोई नहीं अपना, और चीन जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए चाणक्य कह रहे थे भारत के कि शत्रु का शत्रु जो होता है वो मित्र होता है, इसलिए यदि चीन हमारा शत्रु है और उसका शत्रु भारत है, तो भारत स्वाभाविक रूप से हमारा मित्र होना चाहिए, इसलिए भारत को रियायत दे दीजिए, और ये फैसला लेने की बात चल रही है। तो आमने सामने अमेरिका को भारत के सामने खड़ा होना चाहिए। ये क्या है, तो काटसा एक कानून है, आप जान गए, 2017 में अमेरिका में लागू हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या, आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग करके रूस, उत्तर कोरिया, ईरान के साथ गहरे जुड़ाव वाले देशों को दंडित करना। रो खन्ना ने कहा कि अमेरिकी सरकार को काटसा के तहत भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, है ना। अगली बात, अच्छा, उनकी जो फेसबुक आईडी थी वहां से लिया मामला, तो वहां ये भी लिखा हुआ आ गया, फोटो फेसबुक रो की फेसबुक से लिया है। अच्छा, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक विधायी संशोधन पारित किया जो भारत को 2018 में रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए प्रतिबंधों के माध्यम से काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसको हम काटसा कह रहे हैं, के तहत आर्थिक प्रतिबंधों से छूट देता है। अब भारतीय अमेरिकी कांग्रेस रो खन्ना संशोधन पेश किया जिसमें ब्रिटेन प्रशासन से भारत को छूट प्रदान करने का आग्रह किया है। अमेरिका के प्रतिनिधि खन्ना ने कहा चीन की बढ़ती, अच्छा ये हो गया है, ये रिपीट हो गया है, राष्ट्रपति बिडेन तय करेंगे कि काटसा के तहत भारत पर प्रतिबंध लागू करें या माफ करें। रूसी S-400 पर अमेरिकी अधिकारी जो है, इस महीने की शुरुआत में खन्ना ने अपवाद के लिए तर्क देते हुए कहा था कि अमेरिका को भारत की तत्काल रक्षा जरूरतों का पुरजोर समर्थन करते हुए रूस द्वारा निर्मित हथियारों और रक्षा प्रणालियों के भारत के संक्रमण में तेजी लाने के लिए भारत को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए। अर्थात भैया कुल मिला के बात यह है कि रूस से भारत हथियार खरीदता रहे, इस मामले में काटसा को लेकर के भारत के ऊपर अप्लाई मत करिए। काटसा को अगर अप्लाई करेंगे जो 2017 में बना है, तो फिर भारत जो है हमारा समर्थन चीन के खिलाफ नहीं करेगा, ये हमसे सपोर्ट चीन का जब विवाद हो रहा होगा तब नहीं लेगा, किसी और से ले लेगा, मतलब कट्टी हो जाएगी, जो दोस्ती बनी हुई है उसमें दरार आ जाएगी।
तो अन्य अमेरिकी सांसदों ने भी अतीत में भारत को छूट देने की बात कही है। अप्रैल 2021 में सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सदस्य रिपब्लिकन सीनेटर टॉड यंग ने लिखा, देखिए जो कांग्रेस है ना वहां की, एक बात कंफ्यूज मत होना, जैसे हमारे यहाँ पर संसद है ना वैसे वहां पर कांग्रेस है, और वहां पर दो सदन है, एक तो जो है प्रतिनिधि सभा है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और जो दूसरा सदन है उसको कहते हैं सीनेट। क्या कहते हैं? सीनेट। तो जो सीनेट है ना वो वास्तव में वरिष्ठों का जो है सदन है, एज लाइक राज्यसभा उच्च सदन है, इसमें जो है बड़े बड़े बुजुर्ग टाइप के लोग, सीनियर टाइप के लोग बैठते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एज लाइक लोकसभा, ये कांग्रेस की संसद का मामला है, ठीक है। अगली बात करते हैं। तो बाइडेन प्रशासन भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो यह उनके संबंधों को कमजोर करेगा और सामरिक सुरक्षा समूह चतुर्भुज अर्थात क्वाड को भी प्रभावित करेगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, जिन्हें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लोकतंत्र नेटवर्क के रूप में बिल किया जा सकता है ना, बिल की जगह पे कुछ और होगा, यहाँ पर बिल गलत समझ दिया है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जिन्हें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लोकतंत्र के नेटवर्क के रूप में पेश किया जाता है, ये बात लिखी होगी यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के इस अधिनियम की, इस एक्ट की जो बात है वहां पढ़ लीजिएगा, थोड़ी गर्मी लग रही ज्यादा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है और क्या भारत पर लागू हो सकता है, ये बात आपको पूरी लिखी हुई है, यहाँ ये बात लिखी हुई है, ये कहानी पूरी लिखी हुई है, उस एक्ट की धारा वगैरह सब कुछ। तो इस तरीके से आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, मन लगा करके पढ़िएगा, और उसके बाद आप इसको भी पढ़िएगा। अमेरिका ने कार्डसा क्यों बनाया, तो भैया क्या चाहता है अमेरिका, तो आप जानते हैं, आपको मैंने बताया था एक दिन कि भैया अमेरिका जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर का डिसाइडर बने रहना चाहता है, विश्व व्यवस्था का निर्धारक बने रहना चाहता है हम ही सुपर पावर रहे। तो उसके लिए उसने अलग अलग मेजरमेंट्स को फॉलो किया है, इसी में एक ये मेजरमेंट जो है वो भी है कि भैया अमेरिका कार्डसा के तहत इन देशों के साथ जो देश संबंध बनाए हुए हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहता है, और प्रतिबंध लगा करके चाहता है कि हमारी जो बनी हुई है डॉन वाली पोजीशन वो हमेशा बनी रहे, बरकरार रहे। तो अमेरिका ये चाहता है। तो इन चीजों को पढ़ तो आप जान दीजिएगा, और कैसा लगा सेशन ये जरूर बताइएगा। चलिए मैं आपको आज एक मेंस का क्वेश्चन दे देता हूं, उसको जो है लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो लीजिए प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा के लिए, तो कार्डसा से ही दे देता हूं। कार्डसा विधि के तहत अमेरिका व भारत के संबंध किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं संभावित पक्षों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 तो शब्द कम पड़ जाएंगे, 250 ज्यादा हो जाएंगे, 200 दे देता हूं। 200 शब्दों में आपको ये बात अपनी बतानी है अंतरराष्ट्रीय संबंध के प्रश्न में, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी आगे, तब तक ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करवाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।